बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे और इसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो थोड़ा सा कल इसको मैंने सिर्फ समराइज्ड वे में इंट्रोड्यूस करवाया था आपको। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस असल में कॉस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। A function point is a unit of measurement to express the amount of business functionality। हमने जो बिज़नेस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जो प्रोडक्ट बनाना होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की सूरत में, उसको मेजर करने का ये एक तरीका है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ बिजनेस फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए ये हमारे पास एक मेजरमेंट है। द कॉस्ट इन डॉलर्स और डेफिनेटली वी कैन मेजर इन डॉलर्स और वी कैन मेजर इन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है जी। ऑफ अ सिंगल यूनिट इज़ कैलकुलेटेड फ्राम पास्ट प्रोजेक्ट्स। जी बेटा, पास्ट प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि हम इसमें इस मेजरमेंट टेक्निक में हमें हमारा जो एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल यूनिट से मुराद ये है कि जितने हमारे फंक्शनल पॉइंट्स हमारे प्रोजेक्ट के होंगे ना, तो उसकी कॉस्ट हम इसमें निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हमारे पास एक एनालिसिस है, मैथमेटिकल मेजरमेंट है और कैलकुलेशंस हैं। इसमें थोड़ा सा हम असेसमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो 3 स्टेप्स ये प्रोसेस है, 3 स्टेप इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कंप्यूट करते हैं और तीसरा स्टेप हमारा फंक्शन पॉइंट कंप्यूट करने का होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप है, पहले उसकी तरफ आते हैं, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स की तरफ। ये असल में क्या है, इसको ज़रा केयरफुली आप समझ लें। हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स बिल्ट होने हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं, वो कंपोनेंट्स इन 5 टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। या तो वो इनपुट आइटम्स होंगी, या वो आउटपुट आइटम्स होंगी। ठीक है। इनपुट से मुराद ये है कि यूज़र से कोई इनपुट ली जा रही है एक्सटर्नल साइट से। ज़ाहिरी बात है, यूज़र इनपुट देता है। जैसे वेबसाइट्स में आपको पता है कि फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, उस फॉर्म को यूज़ करते हुए यूज़र इनपुट देता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम अक्सर औकात साइन इन करते हैं, साइन इन, तो साइन इन करते वक्त भी हम एक फॉर्म ही यूज़ करते हैं जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं। लेकिन जो साइन इन का फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ 2 फील्ड्स हैं, और जो साइन अप करते हैं, साइन अप में हमारे पास ज़्यादा थोड़ा सम टाइम फॉर्म ज़्यादा बड़ा भी होता है। तो बहरहाल हमने अपने प्रोजेक्ट पे जितने भी इनपुट आइटम्स हैं वो हमने काउंट करनी है, उसकी असेसमेंट करनी है। आउटपुट आइटम्स असेस करनी है हमने। इंक्वायरी, मास्टर फाइल जिसको डेटाबेस भी कहा जाएगा, और इंटरफेसेस। ठीक है जी। फिर एक तो हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में इनपुट आइटम्स, आउटपुट आइटम्स, ये सारी टोटल कितनी है। ठीक है, टोटल इनकी तादाद क्या है। फॉर एग्जांपल इनपुट आइटम्स हमारे प्रोजेक्ट में हम असेस कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनपुट आइटम्स हैं 15। ठीक है। आउटपुट आइटम्स कितनी है, हमने कहा जी ये 30 हैं। ठीक है। फिर डेफिनेटली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है साइन इन फॉर्म की और साइन अप फॉर्म की, तो साइन इन फॉर्म तो छोटा सा फॉर्म होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जबकि जो साइन अप फॉर्म है इसके ऊपर ज़्यादा फील्ड्स हो सकती हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है ये हमारा सिंपल होगा, इनपुट आइटम सिंपल होगी। ये साइन अप जो फॉर्म है ये एवरेज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो
इससे बड़े भी फॉर्म हो सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा इनपुट लिया जा रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो इस पहले स्टेप पे जो स्टेप 1 है, इसमें हमने यही एनालिसिस करना होता है कि हमारे पास टोटल इनपुट आइटम्स कितनी हैं हमारे प्रोजेक्ट की, आउटपुट आइटम्स कितनी हैं, इंक्वायरी जैसे क्यूरीज वगैरह वो कितनी है, मास्टर फाइल डाटाबेस वो कितनी फाइल्स हैं, और इंटरफेसेस कितने हैं। इंटरफेसेस यहाँ पर आमतौर पे अगर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के हमारे सिस्टम के एक्सटर्नल साइड से कोई डाटा आ रहा है तो वो इंटरफेस फाइल कहलाएगी। ठीक है, वैसे तो इंटरफेस कहा जाता है जो हमें सामने फ्रंट एंड पे स्क्रीन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इंटरफेस फाइल से मुराद वो फाइल है जो कि हमारा जो सिस्टम है उसके आउटसाइड सिस्टम से कोई डाटा डिस्प्ले किया जा रहा है एक इंटरफेस के ज़रिए से। तो ये हमने पहले स्टेप पे ये असेसमेंट करना होती है। तो थोड़ा सा हम डिफाइन कर ले इनपुट फाइल्स को, इसको एक्सटर्नल इनपुट भी बोला जाता है। इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस इन विच डाटा क्रॉसेज द बाउंड्री फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि हमारे सिस्टम के बाहर से सिस्टम के अंदर डाटा आता है। ठीक है, दिस डाटा में कम फ्रॉम अ यूजर्स इनपुट स्क्रीन, जैसे मैंने आपको फॉर्म्स की एग्जांपल दी है, और अनदर एक्सटर्नल सिस्टम, या समटाइम किसी एक्सटर्नल सिस्टम से भी डाटा इनपुट हो सकता है। दिस डाटा फर्दर पॉपुलेटेड इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को डाटाबेस फाइल भी कहा जाता है, और प्रीवियस जो टेबल आपको दिखाया उसमें इसको इसी फाइल को मास्टर फाइल से भी रिप्रेजेंट किया गया, मास्टर फाइल भी कहा गया। तो जो हमारा एक्सटर्नल इनपुट है वो मास्टर फाइल या डाटाबेस या इंटरनल लॉजिकल फाइल को पॉपुलेट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल इनपुट है, ये इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को अपडेट कर रही है, पॉपुलेट कर रही है। ठीक है जी, हमने ये असेस करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी हैं, कितने फॉर्म हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होगा उसकी बेस पे हम असेसमेंट इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट, एन एलिमेंट्री प्रोसेस इन विच डिराइव्ड डाटा passes across the boundary from inside to outside। अब यहाँ पर हमारे सिस्टम से बाहर डाटा जाता है, एक्सटर्नल आउटपुट। एडिशनली एन ईओ एक्सटर्नल आउटपुट में अपडेट एन ILF, तो एक्सटर्नल आउटपुट इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को अपडेट भी कर सकती है। द डाटा क्रिएट्स रिपोर्ट्स और आउटपुट फाइल्स सेंड टू अदर एप्लीकेशंस, तो ये डाटा जो जा रहा है बाहर, ये इसकी बेस पे रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट हो सकती हैं। ठीक है जी, और दूसरी फाइल्स भी क्रिएट हो सकती हैं दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। जैसे ये देखें, ये हमारे पास दो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स थी, दो डाटाबेस के टेबल आप कह सकते हैं, दो डाटाबेसेस कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ डिराइव्ड डाटा है। तो ये सारा मिल के एक्सटर्नल आउटपुट हमारी बनी, जो कि एक रिपोर्ट की फॉर्म में डिस्प्ले भी हो सकती है। ठीक है जी, रिपोर्ट की फॉर्म में भी डिस्प्ले हो सकती है और आउटपुट फाइल में भी सेव हो सकती है। तो हमने ये भी असेस करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी होंगी। पहला स्टेप, अभी हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्सटर्नल इंक्वायरीज, an elementary process with both input and output components that result in data retrieval from one or more internal logical files, and this data goes to external interface files। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंक्वायरी में इंटरनल लॉजिकल फाइल्स से डाटा लेके एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी देखना कि हमारे सिस्टम में कितनी इंक्वायरीज जनरेट होंगी। ठीक है जी, जैसे ये देखें, इंटरनल लॉजिकल फाइल से
एक्सटर्नल जो इंक्वायरी है वो डाटा सेंड किया गया एक्सटर्नल इंटरफेस की तरफ। उसके बाद internal logical files, also called master files or database, a user identifiable group of logically related data that resides entirely within the application's boundary and is maintained through external inputs। तो ये हमारे जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री के अंदर रिजाइड करता है, हमारे सर्वर के अंदर। ठीक है जी। और ये है क्या? यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। जैसे लॉजिकली रिलेटेड डाटा से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स के बारे में डाटा, टीचर्स के बारे में डाटा, कस्टमर्स के बारे में डाटा, सप्लायर्स के बारे में डाटा। ठीक है। तो जिस भी नेचर की हमारा बिजनेस है, हमारा मिनी वर्ल्ड है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, प्रॉब्लम एरिया हमारा जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ तो डाटा हम मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो उसकी डाटाबेस बनेगी। तो ये इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस ओनली। द डाटा रिजाइड्स एंटायरली आउटसाइड द एप्लीकेशन एंड इज मेंटेन्ड बाय अनदर एप्लीकेशन। तो इंटरनल इंटरफेसेस ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा सिस्टम है, प्रोडक्ट है, उसके आउटसाइड ही रिजाइड करती है और इसको कोई और एप्लीकेशन मेंटेन कर रही होती है। ठीक है जी। और जो इंटरनल लॉजिकल फाइल है और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंटरनल लॉजिकल फाइल हमारे सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम में रिजाइड कर रही है, और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल को कोई और एप्लीकेशन बना रही है। माइट भी पॉसिबल वो हमारे ही बिजनेस का कोई और दूसरा पार्ट ऑफ एप्लीकेशन हो, सेकंड पार्ट हो, लेकिन वो हमारा जो सब सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, उसके आउटसाइड ये रिजाइड कर रहा होता है डाटा। तो ये 5 तरह की फाइल्स हमने एनालाइज करनी है कि इनकी तादाद हमारे प्रोजेक्ट में कितनी है। ठीक है जी। Each of the components of product input, output, inquiry, master file and interfaces must be classified as simple, average और complex। तो इसमें कुछ फाइलें छोटी होंगी, कुछ दरमियाने लेवल की होंगी, कुछ बड़ी होंगी। तो हमने उसी हिसाब से इनको कैटेगराइज भी कर लेना, क्लासीफाई कर लेना है। Each component is assigned a number of function point depending on its level। अब प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि हर लेवल की जो फाइल्स हैं, इंटरनल इनपुट फाइल्स हैं, आउटपुट फाइल्स हैं, उनको सिंपल को भी एक पॉइंट असाइन किया गया है, एवरेज को एक और वैल्यू असाइन की गई है, कॉम्प्लेक्स को और वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है। तो हमने जब ये टोटल फाइल्स अपनी आइडेंटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल 15 है इनपुट आइटम्स, तो उनमें से कुछ हमारे पास सिंपल होंगी, यू कैन से कि 4 सिंपल हैं। ठीक है। और 5 जो हैं वो एवरेज हैं, और 6 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है। तो हमने जो इनके प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं इनपुट आइटम्स के लिए, नंबर ऑफ फाइल्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। जैसा कि इधर आगे भी बताया गया कि ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लेवल। एक पॉइंट्स उसको असाइन किए गए हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग। द फंक्शन पॉइंट असाइंड टू ईच कंपोनेंट आर देन सम्ड विच इज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। जैसे ये देखें, मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रखी है, थोड़ा सा वो यानी कि अज्यूम की गई हैं फाइल्स के प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें टोटल एक्सटर्नल इनपुट्स 11, एक्सटर्नल आउटपुट्स 18 हैं, एक्सटर्नल इंक्वायरीज 17, लॉजिकल फाइल्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स 8, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है जी, ये 10।
तो आपने भी ऐसे अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी सी असेसमेंट कर लेनी है। इसमें डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करेगा। एक्सपीरियंस्ड बंदा आसानी से ये टोटल फाइल्स को कैलकुलेट कर सकता है, और हर फाइल उसमें वो सिंपल कितनी है, एवरेज कितनी है, कॉम्प्लेक्स कितनी है, वो उनको क्लासीफाई भी कर सकता है। बहरहाल मैंने सिर्फ इसको स्टेप को पूरा मुकम्मल करने के लिए हमने ये असेस किया कि इन 11 में से 4 सिंपल हैं, 3 एवरेज हैं, 4 कॉम्प्लेक्स हैं, और ये जो वाइट में आपको नंबर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये यूं कह लें कि ये फार्मूला के कांस्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। ये प्रीवियस जो मैंने आपको एक इमेज दिखाया था उसमें भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो आपने ये ऐसे ही यूज़ करने हैं। ठीक है जी। तो जितनी भी ये फाइल्स थी सिंपल, एवरेज, कॉम्प्लेक्स, उनको इन प्री डिफाइंड पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 6 24। तो 24 और 12 इन तीनों को सम किया तो 48 हो गया। इसी तरह से मैंने हर फाइल्स के फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, जितने भी आए इन सब को मैंने यहाँ पर टोटल कर लिया, और ये बन गया अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। 375 हमारे पास फंक्शन पॉइंट्स निकल आए अनएडजस्टेड। अब इनको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए सेकंड स्टेप है जिसको हम टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कहते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंक्लूड द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय असाइनिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 5। ये हमारे पास डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने के लिए 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 14 सिस्टम की मुख्तलिफ जनरल खूबियाँ। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन 14 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हर एक को 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू असाइन करनी है अकॉर्डिंग टू द आर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। अगर हमारे प्रोजेक्ट में बड़ा हैवीली ऑनलाइन डाटा एंट्री हो रही है तो हम इसको 5 वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसका पैरामीटर क्राइटेरिया क्या होगा, 0 फॉर नो इन्फ्लुएंस, 1 फॉर इंसिडेंशियल, 2 फॉर मॉडरेट रीजनेबल, 3 फॉर एवरेज, 4 फॉर सिग्निफिकेंट, 5 फॉर असेंशियल। ठीक है जी। तो हमने इन 14 जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये किस किस तरह से कितना इन्फ्लुएंस होगा इन करैक्टरिस्टिक्स का। तो हमने इन 14 के 14 करैक्टरिस्टिक्स को 0 से लेके 5 तक हर एक को वैल्यू दे देनी है। अगर सबको वैल्यू 5 मिली तो इसका जो है वो मतलब यह है कि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ठीक है जी। तो द रिजल्टिंग 14 नंबर्स आर सम्ड shows the total degree of influence DI। तो जब इसको हम सम कर लेंगे सबको वैल्यूज दे के, तो इसका जो सम आएगा जो भी आए मैक्सिमम 17 आ सकता है ना। अगर 14 के 14 फैक्टर्स को 5 वैल्यू मिल गई तो 14 इंटू 5 70 सम आ गया। तो ये जो सम है ये डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। ठीक है जी। द TCF टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर इज देन given by, produced by, concluded by this formula TCF equal to 0.65 plus 0.01 multiplying by DI। तो DI की जो भी वैल्यू आएगी 70 आए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है 17 आ जाएगी। और मिनिमम जाहरी बात है अगर हमारा सिस्टम, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही छोटा सा है, मतलब ये कि छोटा सा कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, तो ये DI 0 से लेकर 70 तक कुछ ना कुछ आएगा। तो इस DI की वैल्यू की बेस पे ओवरऑल हमारी जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर है वो 0.65
और 1.35 के दरमियान आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर DI 0 आ गया तो ये वाला सारा जो पार्ट है 0 मल्टीप्लाइंग बाई 0.01 ये तो 0 हो गया, ठीक है जी। तो 0 प्लस 0.65 ये आंसर आ गया 0.65, ठीक है। तो ये 0.65 एंड 1.35 के दरमियान इसका टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर आना है। 1.35 कब आएगा? अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था और उसके उसके जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 70 आ गया। 70 इंटू 0.01 ये आ गया 0.70। तो 0.70 को और 0.65 को जब सम किया प्लस किया तो रिजल्ट आएगा 1.35। एनीवे आपका DI कुछ भी आए, आपका आंसर 0.65 मिनिमम और 1.35 मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक खुद से कोई प्रोजेक्ट अज्यूम करके उसके डिफरेंट यानी कि जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैंने वैल्यूज़ असाइन की हैं और ये सम इसका DI का सम आया 43। तो ये यहाँ पर कुछ अज्यूम करके किसी प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं 14 उनको वैल्यूज असाइन की गई हैं और डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया 43। तो इस 43 को जब हम अपने TCF के फार्मूला में पुट करेंगे यानी कि DI की जगह पे 43 पुट करेंगे तो इसका आंसर कुछ 1.08 निकल आएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि TCF लाइज बिटवीन 0.65 एंड 1.35, तो ये 1.08 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि प्रीवियसली हमने जो UFP था वो भी फाइंड कर लिया है, वो 375 आया था। UFP अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट 375 है और जो हमारे पास TCF है वो आ गया 1.08। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने निकालना है फंक्शन पॉइंट। द फंक्शन पॉइंट, द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय स्टेप 3 इसका FP इक्वल UFP मल्टीप्लाइंग बाय TCF। तो UFP हमने देख लिया 375 था, TCF 1.08, जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया 405। यानी कि हमारे टोटल इस प्रोजेक्ट के लिए 405 फंक्शन पॉइंट्स हमें डिवेलप करना पड़ेंगे, 405 फंक्शन पॉइंट्स, ठीक है। और जो हमने 375 निकाला था उसमें भी कुछ एवरेज, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंपोनेंट्स थे और फिर यहाँ पर भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी को देखा। तो ये आपको पता है ये UFP था अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया गया और ये फंक्शन पॉइंट आ गए 405। अब हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उनका खुद से एक यानी कि रेट होगा। जिस तरह से आपको आइडिया है, अभी ये हमारे स्टूडेंट हैं सलमान साहब, ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे, अगर इन्होंने ठेके पे करवाई है तो सम टाइम जो मतलब हमारे सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में तो वो ठेके पे बाकायदा रेट वो तय कर लेते हैं कि इतने स्क्वायर फुट का इतना रेट है कंस्ट्रक्शन के लिए। मटेरियल सारा जो मतलब इंडिविजुअल है, कंपनी है, वो खुद प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उनका जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर हाउस का अपना एक रेट होगा कि एक फंक्शन पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करने पे, बिल्ट करने के लिए हम क्या चार्ज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट 405 कॉस्ट इसकी कैसी आएगी, इट्स टुक 2000 PKR टू बिल्ड और डेवलप ईच फंक्शन पॉइंट, सो द कॉस्ट विल बी, कॉस्ट से मुराद टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल बी 405 इंटू 2000, 8,10,000 इसकी टोटल PKR में कॉस्ट आ गई। अगर आप इसको डॉलर्स में निकालना चाहते हैं तो आप एक डॉलर का रेट होगा एक FP को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यू कैन से इफ़
$200 चार्ज पड़ता है तो इसका रेट उस हिसाब से निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट निकल आई। तो इसमें हम एफर्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 फंक्शन पॉइंट्स कैन बी डिवेलप्ड इन अ सिंगल डे, सो द टोटल एफर्ट वुड बी 405 डिवाइडिंग बाई 5। चूंकि 5 कंपोनेंट्स एक दिन में निकलते हैं, टोटल कंपोनेंट्स हैं 405, तो 405 को 5 पे डिवाइड किया तो 81 वर्किंग डेज निकल आए। और इन वर्किंग डेज को हम फिर फर्दर ऑर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आमतौर पे ऑर्स की बात की जाती है। ठीक है, तो ये अगर ऑर्स की बात करें तो ये 648 तकरीबन 650 घंटे, 650 घंटे का ये प्रोजेक्ट, इसका ये मतलब के एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है। अब इसको देखते हुए आपको आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हमें क्या सर्विसेज दे रहा है, मतलब हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तो हमें हमारे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आनी है, हम वो एस्टीमेट लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कितना टाइम इन्वेस्ट होना है, हम वो एस्टीमेट लगा देते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम शुरू पे जाएं तो हमने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का यही पर्पस हमने डिस्कस किया था कि एफपी जो एनालिसिस है ये क्या करता है, द कॉस्ट इन डॉलर्स और ऑर्स, हम नंबर ऑफ ऑर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो टाइम है वो भी तो एक कॉस्ट है ना हमारी, वो भी तो एक एसेट है। या फिर डॉलर्स में या फिर पीकेआर में कॉस्ट निकाल लेंगे और नंबर ऑफ ऑर्स में हम इसकी एफर्ट निकाल लेंगे और इसको हम ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं।